गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। आज इस्लामाबाद में एक बार फिर अच्छा वेदर हुआ चाहता है और इस वक्त जो बाहर घटाए हैं मारगला में, मुझे ये लग रहा है कि अभी बारिश हो रही है और इस्लामाबाद का वेदर तो बहुत ही शानदार हो रहा है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान पूरे का ही बल्कि दीगर शहरों की भी हम बात करें तो मौसम अच्छा है। और मौसम आगे आने वाले चंद दिनों में कैसा रहेगा इस पे भी प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। तो इसीलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं जी, अपनी हेडलाइंस भी शामिल करते चलें कि आज हम किन टॉपिक्स पे बात करने लगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क भर में आज से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई है। पंजाब में 14 से लेकर 18 अगस्त तक जो है वो एक और नया स्पेल शुरू हो जाएगा। इस पे भी बात होगी, चीफ मेट से आपकी बात करवाएंगे। उसके बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज का किरदार था। बहुत इंपॉर्टेंट बयान, इस पे बात होगी। यहाँ इसके अलावा हम आगे जाके बात करेंगे 450 किलोग्राम वजन उठाने वाले नू दस्तगीर बट जो कि हुकूमती अदम ताउन की वजह से ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा ना ले सके। नू दस्तगीर के हवाले से भी बातचीत होगी। फिर बात करेंगे जी हम ऑर्थोपेडिक बीमारियों की सबसे आम वजूहात पर, जानेंगे कि किस तरह ये बीमारियां पैदा होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। और आजकल जो हमारे नौजवान हैं एक बड़ी तादाद में, मतलब 10-15 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, टीन एज के बाद ही जैसे ही आप जवानी में दाखिल हो रहे होते हैं तो आप लोग अपने घुटने पकड़ के बैठे हैं, कमर पकड़ के बैठे। तो क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं, इस पे बातचीत होगी प्रोग्राम में आगे जाके। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास मजीद स्टोरीज भी हैं, पहले आपके साथ वो शेयर करते चलें। 1980 में कायम होने वाला मारगला हिल्स नेशनल पार्क फितरत और शहर की जिंदगी के दरमियान हम आहंगी की एक जीती जागती मिसाल है। अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो सबसे कीमती असासा हमारा हसनैन मारगला हिल्स का ही है। और ये अगर मारगला हिल्स की आप बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा नेशनल पार्क है, जिससे आपने पहले बताया कि 1980s में इसको बनाया गया। उसके बाद इसको मेंटेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। यहाँ पे जो जानवर हैं उनकी बड़ी नायाब अकसाम मौजूद है। उसके अलावा अगर आप बात करें ना तो इस्लामाबाद के बिल्कुल दामन में मौजूद है। आप इस्लामाबाद की लाइफ में आपको एक शहर की लाइफ नजर आती है, यहाँ पे रोशनियों की लाइफ नजर आती है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली जो ही आप नेशनल पार्क में जाते हैं तो आपको कुदरत के हसीन नज़ारे नजर आते हैं, नेचर बड़ी करीब से नजर आती है और जो दुनिया के नायाब जानवर हैं वो भी आपको इस पार्क में नजर आते हैं। जैसे कि एशियाई चीता हो गया, फिर गोल्डन हिरन हो गया, ये इनकी महफूज पनाहगाह है। इस्लामाबाद की हलचल से दूर इंसान हो जाता है, सब किस्म के मनाजिर आपको दिखाई देते हैं, पुरसुकून माहौल है। बल्कि इसमें सुकून हासिल करने के लिए हम इस्लामाबादी तो भाई भागते हुए वहां पे जाते हैं। और फिर नायाब परिंदे भी देखने को हमें मिलते हैं वहां पर, जैसे कि आप कह सकते हैं सिर्फ परिंदे नहीं, जानवर भी। गोल्डन जैकल है, लेपर्ड हो गए, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद लेपर्ड कैट है, एशियाटिक लेपर्ड है, येलो थ्रोटेड मार्टिन है, ग्रे गोरल शीप है, इसमें रेड फॉक्स भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारी मुख्तलिफ स्पीसीज हैं यहाँ पे जानवरों की, बर्ड्स की, बट दिस हैज टू बी सेव। या एग्जैक्टली, और सेफ भी है। वैसे लोग जाते हैं जो एहतियात का दामन अपने नहीं छोड़ते और जो दिन में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, तो उनको ये कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो जानवर हैं ये ज्यादातर हमला आपके ऊपर रात को करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जश्न आज़ादी के हवाले से एक स्टोरी है, वो भी आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये डिस्कस करने से पहले एक ऐड ये करता चलूं कि कल जश्न आज़ादी था, हमने भी मनाया, पूरे पाकिस्तान ने मनाया, लेकिन एग्जैक्टली, लेकिन उसमें देखते हैं कि ये जो हम आतिशबाजी करते हैं, कुछ फायरिंग करते हैं, उसमें 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसकी जितनी भी हौसला शिकनी की जाए वो एग्जैक्टली वो कम है। और इसी हवाले से मायरा खान ने जश्न आज़ादी के मौके पर एक पोस्ट की और जिसमें उन्होंने सुस्त इंटरनेट पर इजहार ख्याल किया। अदाकारा का कहना था कि हम पत्थर के जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरनेट बहुत ही मुश्किल के साथ काम कर रहा है, वॉइस नोट्स भी डाउनलोड नहीं हो रहे। सही कह रही हैं, बिल्कुल। आपने भी नोट किया होगा, बल्कि हमारे व्यूअर्स भी जो है काफी दिन से वी आर यूजिंग VPN, इससे पहले भी ये हो रहा है, व्हाटएवर द रीजंस आर, लेकिन वॉइस नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही, मतलब कोई भी मीडिया आपके पास, वीडियोस, फोटोज, एनीथिंग, यू नॉट एबल टू डाउनलोड दैट। फेसबुक भी जो है वो रिंग कर चल रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये माहिरा खान कह रही हैं, और वो फाइवर पर कह रही हैं कि फ्रीलांसर्स के अकाउंट मुअत्तल हो रहे हैं और आप अब भी 14 अगस्त इस तरह बना रहे हैं, बुनियादी चीजों से भी रह गए हम तो बिल्कुल बात ठीक है कि जहां पे इतनी बेसिक फैसिलिटीज हमारी जो है उनको इस तरह से तातुल का शिकार है अगर,
तो फिर हमारे 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का कोई मकसद नहीं है। डेफिनेटली ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपके जो फ्रीलांसर्स हैं, आपके यूट्यूबर्स हैं, आपके जो फेसबुक के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लाखों या करोड़ों डॉलर्स बाहर से अर्न करते हैं। लेकिन जब इस तरह की मुश्किलात होंगी, वीपीएन लगा के वो इंटरनेट यूज करेंगे, वीपीएन लगा के आपने उनको देखना होगा, तो मामलात बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में आगे जाके इस हवाले से मैं डिस्कस भी करूंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से कहा कि फायर वॉल के ऊपर काम हो रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है हम आगे जाके इंटरनेट को बिला तातुल यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि 1-2 हफ्ते में ये फायरवॉल का सिलसिला खत्म हो जाएगा और जिस तरह ये इंटरनेट सुस्त हुआ हुआ है, ये इसकी सुस्ती खत्म हो जाएगी। जो जेन्युइन कंटेंट वाले हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, वो ताकि पैसे तो कमा सकें। हंसने लगता है ऐसे कि जो हुकूमतें ये मुल्क की बर्बादी के लिए आ जाती हैं। बेसिकली तो उनको गवर्नमेंट को जो है ना वो कंट्री को रन करना चाहिए, बट अपेरेंटली ये हुकूमतें, मुझे ये हुकूमत भी ऐसे लग रहा है जैसे तबाही मचाने के लिए आई है। मतलब हर चीज ही आपको यहाँ पे खराब दिखाई देगी। इंटरनेट की बात करें तो ये एक सिर्फ इंटरनेट नहीं है ना भाई, हमारी पूरी लाइफ्स जो है, पूरी जिंदगियां इस पे अब डिपेंड कर रही हैं। तो वो बहुत बड़ा नुकसान है हमारी अपनी मईशत का। एग्जैक्टली। और आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं, जिस तरह निमरा ने बताया। लेकिन अब एक अच्छी स्टोरी भी है। हुब्बुल वतनी और अज़म की शानदार मिसाल कायम करने वाले 6 नौजवानों का जिक्र करेंगे। निमरा, ये 6 नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की मदद से ब्राजील पास के बुलंद तरीन मुकाम पर 200 फीट तवील कौमी परचम लहराकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्राजील पास की बुलंदी जो है वो 13,808 फीट है, जहां ये कौमी परचम लहराया गया। इस वक्त इसकी जो क्लिप्स है वो हम आपके साथ शेयर भी करें। दैट्स वेरी नाइस, अ ट्रीट टू द आईज। बट हाँ, ये हम अच्छा करते हैं, वैसे परचम हम बड़ा लहराते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। इसमें मायूसी मेरा ख्याल है कि कुफ्र है और हमें इसी के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। शर्मिंदा है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कि हमें सिर्फ परचम लहराना नहीं है, बल्कि उस की तकरीम, और उसकी तकरीम सिर्फ ये नहीं है कि बल्कि उसको लहरा लिया, उसको अच्छे तरीके से कहीं पर सजा दिया या रख दिया। इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे भाई, इस मुल्क को इस वक्त हमारी कुर्बानी की जरूरत है। तो वो जब कुर्बानियां देंगे तब आई थिंक ये झंडे लहराने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगली स्टोरी की जानिब बढ़ें, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को निमरा ये समझा जाता है कि ये महफूज तरीन जगह है, लेकिन ये महफूज जगह नहीं है, क्योंकि इस तरह के वाकयात यहाँ पे हो रहे हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा। और अब एक वाकया हुआ जिसमें गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मुल्जिमान ने उसको G6 के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। बिल्कुल जी, ये खबर मैंने भी देखी। और जो आप बात करें हसनैन, ये नाज़रीन को बताते चलें कि मुतासरा खातून ने बताया है कि मुझ पर 5 रोज तक जिनसी तशद्दुद किया जाता रहा। पुलिस के मुताबिक ये 28 साल गैर मुल्की खातून है, इनका ताल्लुक जो है वो बेल्जियम से है। मुतासरा खातून को मेडिकल चेकअप के लिए पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी कि इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि इस्लामाबाद में वो तमाम तरह फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो मुल्क में और इलाकों में नहीं है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं, कैमरास भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और वो भी गैर मुल्की जो है ना अफराद हसनैन, जो आपके मुल्क का एक तरह से इमेज क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं पूरी दुनिया में। अब यहाँ से ये स्टोरी ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जाएगी तो क्या ही आपका रेपुटेशन बच जाती है। खैर जी, वाकयात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लाहौर में भी इस तरह के वाकयात हुए, इस्लामाबाद में भी इस तरह के वाकयात हुए। और इन वाकयात को कंट्रोल करना चाहिए। एग्जैक्टली, इन वाकयात को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बाहर मुल्क में आपका इमेज क्या जाएगा। दैट इज वेरी। और ये स्टोरीज खासतौर पे हसनैन, हम इससे पहले बहुत तस्करा किया करते थे इंडिया का, कि इंडिया से इस तरह की स्टोरी सामने आया करती थी, लेकिन हालात हमारे यहाँ भी बहुत खराब हैं। तो आई थिंक सो कि पहले इंडिया की बात करने से बेहतर है कि हम पहले पाकिस्तान की बात करें और यहाँ के हालात को बेहतर करने के बारे में भी बात करें। अच्छा जी, अगली स्टोरी से आपके साथ शेयर करते चलें कि अमेरिका जो है इस वक्त अमेरिका ने इसराइल को मजीद 20 अरब डॉलर के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई जब ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इजरायली अफवाज गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। सो वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम लोग बार बार ये क्वेश्चन रेज करते रहे कि व्हाई वुड अमेरिका डू दैट। वो खैर रीजंस प्रीटी ऑब्वियस है हमारे सामने, लेकिन खैर ये नई इमदाद का ऐलान कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि जब से इजराइल की जो है वो इंडिपेंडेंस हुई है, उन्होंने वहां पे कब्जा किया,
उसके बाद से आज तक वो कर रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अमेरिका में भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और अमेरिका का जो रद्द अमल है, इवन बरतानिया का जो रद्द अमल है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब ऑलरेडी वहां पे तबाही हो रही है। इंस्टेंट के आप उनको टेबल में ला के कुछ मुज़ाकरात करें, आप $20 अरब का और कर्ज उनको असला दे रहे हैं और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो जब अमेरिका मुखालिफ नारे लगाती है तो उसकी समझ भी आती है कि इस वजह से नारे लगाए जाते हैं। ऐसे ही है। चलें जी नाज़रीन, ये कुछ अक्रॉस द ग्लोब स्टोरीज थी जो हमने आपके साथ शेयर। अभी यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जनरल फैज हमीद से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उस पर बात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मौसम की। प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद का वेदर बहुत ही अच्छा हुआ चाहता है क्योंकि इसकी पेशगोई भी की गई थी। और अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए जिन्होंने पूरे मुल्क में 14 अगस्त से 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो 14 से 18 अगस्त तक मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा और लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें मुतवक्को हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुतवक्के हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 14 अगस्त से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जो कि 18 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 15 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक जारी रहेगा और मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और आवाम को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत भी कर दी गई है। सबसे पहले हम कहाँ का रुख कर रहे हैं हसन? जी इससे पहले हम जाएंगे जी सबसे पहले कसूर में, जहाँ पे मियां काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, हमें बताइएगा कसूर में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो इस तरह के जो शहर हैं जहाँ पे जो दारुल हुकूमत से, पंजाब के भी दारुल हुकूमत से दूर हैं, तो वहाँ पे तबाही थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बहुत शुक्रिया हुसनैन साहब और मैम निमरा। और देखिए कसूर में आज तो मौसम फिलहाल ठीक है। कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी और हालात ये हो जाते हैं कि आधा घंटा और घंटा अगर बारिश होती है तो पूरा शहर जो है वो पानी से भर जाता है। हर तरफ जो है वो पानी ही पानी, 2-2, 3-3, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4-4 फुट तक पानी जमा हो जाता है। लोगों के जो घर है उनमें भी 2-2 फुट पानी हो जाता है। तो कल भी जो है वो बारिश हुई है, उसके बाद खारा रोड हो और ईदेशाह रोड और शाह अनायत कॉलोनी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे हर बारिश के बाद जो है वो पानी और 3-3 फुट तक पानी जमा हो जाता है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो इंतजामिया इस हवाले से फोटो सेशन की हद तक जो है वो तमाम कार्रवाइयां कर रही है कि नालों की सफाई हो रही है, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो गया है। लेकिन जब भी बारिश होती है तो इंतजामिया की जो कारकर्दगी का पूल है वो खुल के सामने आ जाता है। तो बात की जाए तो ये कसूर शहर का जो मेन सीवरेज नाला है, जिसका जो सीवरेज का पानी भी उसमें जाता है, अगर बारिशें होती है तो उसका पानी भी जो है वो पूरे शहर का पानी उस सीवरेज नाले में जाता है और वो काली पुल से स्टार्ट होता है और बहादुरपुरा रोही नाले में जाके गिरता है। अब सूरत हाल ये है कि उस रोही नाले की तो सफाई कर दी गई है इंतजामिया की जानब से, लेकिन जो उससे मुल्का छोटे नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई है, वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं, जिसकी वजह से अगर बारिश ना भी हो तो गलियां जो है वो पानी से भरी रहती हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो फिर तो हालात बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं कि इतना पानी जो है वो गलियों में, मेन शाहराहों में जो है वो जमा हो जाता है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो जाता है, लोगों का हर बारिश के बाद जो है वो ठीक हो गया। मियां काशिफ साहब हमारे साथ रहिएगा। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साहब को खुशामदीद कहते हैं। सरदार साहब बताइएगा, ये जो स्पेल है नया, ये हम बता तो चुके, लेकिन क्योंकि आप इसी काम में आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है, बताइएगा ये स्पेल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं उनके लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये स्पेल जो कहीं तो गुज़श्ता रात से शुरू है और कहीं आज से शुरू होगा, ख़ासकर पंजाब की सेंट्रल पंजाब और नीचे साउथ पंजाब में, शाम में और इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में उसमें ख़ासकर साउथ पंजाब का जो इलाका है डीजी खान और साथ में राजनपुर, फतेहपुर और उसके साथ फिर मुल्का जो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला हैं,
इस तरफ खासा तेज स्पेल दिखाई देता है। अगले तीन दिन एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक रहेगा बलूचिस्तान के इलाकों में भी, और इसी तरह से साउथ पंजाब के एरियाज़ में भी 2 दिन। तो ये जो पहाड़ी इलाका है कोई सुलेमान की रेंज है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के साथ भी जो जाफराबाद और नसीराबाद और ज़ोब और बारखान और सिब्बी, और फिर नीचे आ जाएं आप तो खुजदार, कल्लात और लसबेला डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम अजला में तेज़ ज़ाहिर बारिश होने के बायस फ्लैश फ्लडिंग और जो लैंडस्लाइडिंग का जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ख़तरा होता है कुछ एरियाज़ में। तो दूसरी तरफ केपी में भी ज़ाहिर है कि शुमाली जो इलाका जाते हैं केपी के मालाकंड डिवीजन में स्वात डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, दीर चतराल की तरफ, और फिर उस तरफ दूसरी तरफ हज़ारा डिवीजन में कागान, नारान और कोहिस्तान, और फिर गलियात का इलाका, और फिर पंजाब में मरी का। तो इन तमाम एरियाज़ में ज़ाहिर है कि तेज़ बारिश अगले 3-4 दिन मुतवक्के वक्फे से, तो उसके बायस नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और इस तरह की मतलब है, इस सिनेरियो इस तरह से है। फिर सिंध में भी कुछ अजला में खासकर बालाई सिंध, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, नवाब शाह, दादूर, जैकोबाद वगैरह, इन अजला में तेज़ स्पेल मुतवक्के बारिश का कल शुरू होने का इम्कान है। यहाँ पर कल कुछ इलाकों में कल रात से और ज़्यादा फिर परसों से 17, 18, 19 जो 3 दिन होंगे उसमें ज़्यादा इम्कान है सिंध में। और वही फिर बादल निकलते हुए आगे बलूचिस्तान की तरफ, ज़ाहिर वेस्ट बलूचिस्तान की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से अगले 3-4 दिन आप कह सकते हैं, 4 से 5 दिन कुछ एरियाज़ में 4 से 5 दिन स्पेल वक्फे से जारी रहेगा, कुछ एरियाज़ में 3 से 4 दिन। अच्छा फराज साहब, आवाम के लिए क्या हिदायत है सब में? देखिए असल में जो ज़ाहिर है आज जुमेरात है, कल मतलब परसों से फिर वीकेंड शुरू हो जाते हैं, तो वीकेंड पे लोग अमूमन जो टूरिस्ट हैं वो निकल जाते हैं उन पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ जाकर प्रॉब्लम हो जाती है, फंस जाते हैं। पहले भी जैसे आपने देखा कहा नारान में फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पूरी की पूरी रोड्स बह जाती हैं, फिर सयाह फंस जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस वीकेंड पे चूँकि बारिशों का खासा स्पेल है, खासकर बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में और उधर केपी में भी, तो बेहतर है कि अवॉइड करें जाना। और आवाम के लिए भी ज़ाहिर है कि एहतियाती तदाबीर यही होती है बारिश के दौरान के जहाँ पे बिजली के तार वार, जहाँ विंड भी थोड़ी सी तेज़ चलती है, आंधी चलती है ज़ाहिर है गरज चमक के बादलों के साथ, तो फिर तारे मारे गिर कर वो नुकसानात होते हैं, उससे बचाव का वो किया जाए। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि मानसून का ये क्या आखिरी स्पेल है या इसके बाद भी मानसून के स्पेल मुतवक्को हैं? नहीं, आखिरी नहीं है, अभी तो देखिए अगस्त का वस्त है ना, आज 15 अगस्त है, तो जी अब तो कम से कम सितंबर के पहले 2 हफ्ते यानी 15 सितंबर तक मानसून हवाएं चलती रहती हैं, आती रहती हैं, और अगस्त। चले जी, उनके ऑडियो का कुछ इशू हो चुका है, दैट्स अ गुड न्यूज़ वैसे कि अगर 15 सितंबर तक भी बारिशें होती रहें तो। सरफराज साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा चले जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अभी का जो स्पेल है उसके लिए आप सबने अपना बड़ा ख्याल रखना है भाई। जायदा राव भी हमारे साथ मौजूद है। जायदा आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम देखते रहते हैं एबीएन न्यूज़ में तमाम तर मौसम की खबरें जायदा आप बताती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इन खबरों के होने के बावजूद भी पीडीए में हो गया, एनडीए में हो गया, वो इस पर अमल दरामद नहीं करता, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, थैंक यू बहुत बहुत। ऐसा ही है कि मौसम का हाल तो अक्सर बताते हैं, अक्सर का हम ये भी कहते हैं कि पेशगोई हमेशा गलत साबित होती है कि जब बारिशें बताते हैं तब होती नहीं है, जब नहीं बताते हैं तब हो जाती है। उसका मकसद ये है कि वहाँ पर सिस्टम उनके पास कोई ऐसा मौजूद नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग जो है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है बहुत पुराना सामान है, पुराने हालात हैं जो दुनिया के साथ मैच नहीं कर सकते, ना हमें अपडेट किया जाता। तो जैसा वो बता रहे हैं तो उस हिसाब से मौसम का हाल फिर हम भी आगे बता देते हैं। जाहिदा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। इस वक्त भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल हैं और बारिश आने वाली है। जो मानसून का स्पेल बताया गया था 14 अगस्त से, वो लग रहा है कि आज उसका आगाज हो जाएगा और बादल जो है कहीं ना कहीं जमकर बरसेंगे। बिल्कुल। सो नाला लेक की क्या सूरत हाल है? बाकी कहीं पे नदी नालों में तुग़यानी तो नहीं है खुदा न ख्वास्ता? बिल्कुल ऐसे ही है, जो नारा लई है उसमें भी तुग़यानी आ जाती है, खासकर जो रावलपिंडी के जो निचेबी इलाके हैं जो बहुत नीचे करके बने, वहाँ हमेशा देखते हैं कि जब भी बारिश आती है, ना सिर्फ तेज बारिश बल्कि हल्की बारिश मुसलसल हो, तब भी वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, घरों तक पानी चला जाता है। जो इंतजामिया वक्त पर नालों की सफाई नहीं कराती, बर वक्त आवाम अपनी मदद आपके तहत जो है वो नाले साफ कर रही होती है, घरों तक पानी चला जाता है, लोगों के सामान डूब रहे होते हैं। उसके बाद जब बारिश आ जाती है फिर जो है इंतजामिया हमें नजर आती है। लेकिन उससे पहले जैसे मानसून का स्पेल महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शदीद स्पेल होगा, इसमें सैलाब का भी खर्चा है, नाला लई भी भर सकता है, निचेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उस तरह से सफाई इंतजाम नजर नहीं आते। ठीक हो गया। चलिए, ये थ्रेट्स तो हैं या वार्निंग्स तो हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, इसके लिए एनडीए ने क्या हिदायत जारी की और एनडीए में कर क्या रहा है?
एनडीएमए ने यही हिदायत जारी की हैं कि घरों से निकलते हुए जो है एहतियात करें, गैर जरूरी घरों से न निकलें, खंभों की पास मतलब हमने देखे हैं 2 डेथ्स भी हुई यहाँ पर रावलपिंडी में, के करंट से बचें, जो है घरों में खासतौर पर घरों में बिजली के बोर्ड से दूर रहे कि अगर आप स्विच लगा रहे हैं खासतौर पर मोबाइल चार्ज करते अच्छा, ये सब तो आवाम ने ही दूर रहना है ना, मतलब कि वो कुछ काम नहीं करेंगे। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जैसे निम्रा ने सवाल किया कि नाला लई की क्या सूरत हाल है, ये वैसे एक अलामत बन चुकी है, जब भी कोई सैलाब होता है ना हमें नाला लई याद आ जाती है, रावलपिंडी के कुछ इलाके याद आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं जायदा कि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स की या फिर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके भी यही हालात है। मेरा ख्याल है कि वहां पे भी जाके ना आप जब चेक करेंगी तो बारिश में वहां पे भी बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। जी बिल्कुल, E11 में जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ है, सीडी की जानिब से लगाया गया, हम वहां पर गए, हमने वहां से वीडियो भी की है। वहां पर भी जो है नाला है E11 में, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। लास्ट ईयर तो बहुत आया था कि लोगों के घर डूब गए थे, ना सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अभी ये सिचुएशन है। बस ये वही बात है कि हम हमेशा जब बारिश आती है तो एक दिन पहले बताते हैं कि यहाँ पर जब फ्लड रिलीफ कैंप बना दिया, और एनडीएमए ने सिर्फ ये किया है कि आपको जो है एक ऐप बना के दे दी है डिजास्टर ऐप के नाम से। उसमें जो है आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसा मौसम है, आपने किस शहर में सफर करना है, वहां पर मौसम कैसा है, कहाँ पर बारिश होने वाली है, कहाँ पर नहीं। जैसे वो प्ले स्टोर पर आम ऐप्स होती है वैसी वो ऐप आप डाउनलोड करें। ना सिर्फ मानसून के हवाले से ओवरऑल आपको मौसम की जो है सारा साल वो हालात बताती रहेगी। तो एनडीएमए ने एक बड़ी ये जो है मुतारफ कराई है कि टेक्नोलॉजी से अपडेट होते हुए लोगों के लिए मौसम जो है आप इस तरह भी घर बैठे देख सकते हैं। अच्छा जायदा, ये भी बताइएगा कि ये जो एनडीएमए है इसने ऐप तो बना दी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एनडीएमए को हर साल पता है कि हर साल यहाँ पे मानसून का स्पेल होता है, हर साल सैलाब आता है। पंजाब और इंटीरियर सिंध की मिसालें आपके सामने, वो प्रैक्टिकली कोई सीवरेज का सिस्टम या इस तरह का सिस्टम बेहतर क्यों नहीं करते? इस हवाले से आपकी कोई उनसे बात हुई? जी बिल्कुल, जब हमने एनडीएमए की ऐप पर उनसे इंटरव्यू किया तो उनका कहना था कि पानी निकालना या नालियां ठीक करना ये इंतजामिया का काम है, ये एनडीएमए के काम नहीं है। एनडीएमए ने और जो है महकमे मौसमियात एक अलर्ट जारी कर सकता है। द आयरनी इज कि एनडीएमए क्या इंतजामिया में नहीं आता? नहीं, वो कहते हैं कि मतलब नाले साफ करना ये जो है, ये चीजें साफ करना हमारे अंडर नहीं आता। ये आपका जो इलाके का डीसी होता है, आपका डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके काम होता है। हमने तो एक अलर्ट जारी कर दिया है, एक ऑफिस में बैठ के बाहर उसको इम्प्लीमेंट कराना तो इंतजामिया से काम है, वो तो बड़ी जिम्मा हो जाते हैं कि अलर्ट जारी करके। डिजास्टर मैनेजमेंट है और सिर्फ अलर्ट जारी करने के लिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट आपने बनाया जायदा, जिसपे सरकारी अफसरान तैनात किए गए। जी बिल्कुल, एनडीएमए के अगर आप ऑफिस में जाएं तो आपको लगता है कि यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, इतना बड़ा ऑफिस है, कोई वहाँ पर 100 से ज्यादा लोग स्टाफ काम कर रहा है। ज्यादा हो तो रहा है, अलर्ट जारी करते हैं वो, आप कह रही हैं कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा होगा, इससे बड़ा क्या होगा? लेकिन उस तरह बर वक्त वो सिर्फ कोई और चीजें नहीं होती, सिर्फ मौसम। और बाज़ तो मौसम का हाल भी हमने कहा है ना कि वो गलत बताया जाता है कि जो मौसम होता है कुछ और बताते हैं, फिर उनको पूछा जाता है कहते हैं हमारे पास तो मशीनरी इतनी अपडेट नहीं है कि हम जो है बर वक्त चीजों को जो है वो कर सकें। सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया ज़ायदा आपका हमें अपडेट करने के लिए। होने हसनैन कोई एनडीएमए के या किसी भी इदारे की तरफ देखें, वो कह रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, मशीनरी हमारा काम अलर्ट करना है। हाँ, हमारा काम ये कि हम एक व्हाट्सएप रिलीज कर देंगे या कोई, और इंतजामिया का काम है प्रिपरेशन करवाना है। और जैसे जायदा कह रही है 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे, और मेरा ख्याल है कि अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इनके हजारों लोग होंगे। जायदा को मैं मशवरा दूंगा कि आप जरा इनके लोगों की लिस्ट निकालें और देखिए काम क्या करते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेज एग्जैक्टली इन्होंने मैनेज करना है डिजास्टर को। अगर ये डिजास्टर को मैनेज नहीं करते सिर्फ अलर्ट जारी करने के लिए, तो ये महकमा मौसमियात को भी पता है, तो सरदार सैफ साहब की हम ड्यूटी लगा देते हैं कि आप आइए अलर्ट जो है वो जारी कर दीजिए। यहाँ पर वक्त वो चाहता है जी एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। इसकी बात करेंगे और पॉलिटिक्स के हवाले से आपको बताएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, जिस तरह निम्रा ने आपको एक स्पॉइलर सा दिया था, उन्होंने इंकशाफ किया एग्जैक्टली कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। उन्होंने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी करवाई। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा तक पहुँच चुके थे। जब जनरल फैज़ को चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए, इन मुकामात की शनाख्त और निशानदेही में जनरल फैज़ का किरदार था।
बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंटरनेट के मामले में ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हम फायर वॉल के ट्रायल से गुजर रहे हैं, कुछ ही अरसे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर फिल्टर्स रहेंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी तो नहीं है, मगर बेलगाम सोशल मीडिया को लगाम देने के लिए दुनिया भर में फायर वॉल फिल्टर होते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करें, बट एनी हाउ मुआशरे को तनाजुली का शिकार करने से बचाने के लिए ये निज़ाम जरूरी है। ये होगी जी कुछ अपडेट्स, इस पे बातचीत करेंगे। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, हम देख रहे हैं कि ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि किसी जनरल को जो है वो करप्शन के इल्जामात के बाद उसकी कार्रवाई का आगाज भी बल्कि कर दिया गया। ये चलें, करप्शन की कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस पे कौन बात करेगा? बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि किसी जनरल के खिलाफ की पहली बार कार्रवाई नहीं हो रही। जनरल परवेज मुशर्रफ भी आर्टिकल 6 लगा था। और सुनने ये जरूर आप कह रहे हैं कि किसी ISI के साबिक सरबराह को बाकायदा जो गिरफ्तार किया गया ये पहली बार हुआ, क्योंकि जावेद अशरफ काजी साहब भी ISI के सरबराह रहे थे, वो बाद में मिनिस्टर भी रहे थे। कुछ रेलवे के हवाले से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन उनको कस्टडी में नहीं लिया गया था। ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। और वो भी जनरल फैज हमीद साहब, जो एक वक्त में आपको मालूम ही है, पूरी कौम को मालूम है कि कितनी पावर कंसंट्रेशन थी उनके हाथ में। जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं या दीगर कह रहे हैं वो अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये बड़ा ही अजीब सा वाक़या है कि ISI के साबिक सरबराह को इस तरह से कस्टडी में ले लेना। और ये इल्ज़ामात क्या हैं, टॉप सिटी वाली बात अपनी जगह पर, लेकिन मल्टीपल वायलेशन ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन इन दी आर्मी एक्ट, यानी अपनी जो उनकी मुद्दत खत्म हुई मुलाजमत की, रिटायरमेंट के बाद की जो खिलाफ वर्जी हैं, अभी तो मुझे नहीं मालूम, अभी नहीं डिटेल्स नहीं बताई गई, क्योंकि स्पेसिफिक जो खिलाफ वर्जियां हैं, स्पेसिफिक वायलेशन हैं। हर स्पेसिफिक वायलेशन के अगेंस्ट जो वो पाकिस्तान का एक इंसाफ का एक असूल है कि पनिशमेंट इन प्रोपोर्शनेट टू दी क्राइम। अब हर वायलेशन का अपना जो कॉन्सिक्वेंस है या उसकी सजा जदा का मामला है, लेकिन एक लफ्ज आया मल्टीपल वायलेशन, इसमें तो कितने वायलेशन हैं, क्या क्या चार्जेस लगे हैं। मेरा ख्याल है जब सब्सिक्वेंट डिटेल्स आएंगी ISPR की तरफ से तो फिर जो है वो मामले का मालूम होगा। लेकिन फिलहाल इतना आपसे एग्री करता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है, पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है यहाँ। ठीक। अच्छा पराचा साहब, मुझे ये बताइएगा, ख्वाजा साहब का बयान जिस तरह हमने पहले बताया, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब की मिन्नतें करते रहे कि मुझे आर्मी चीफ लगा दिया जाए। बाद में इनको आर्मी चीफ नहीं लगाया गया, तो फिर PTI का जो परेशान जत्था था उसकी हिमायत में वे चले गए और इन्होंने बाकायदा 9 मई के वाकयात कहाँ पे करने उसकी निशानदेही की। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं, मैं दोनों पे बात करना चाहूंगा। नंबर 1 कि ये जो मिन्नतें करते रहे, 2016 में जो मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद जनरल फैज साहब और PMLN की लीडरशिप के दरमियान कोई राब्ता नहीं था, बल्कि 2016 में मियां नवाज शरीफ को हटाने 2017 वाले जो वाकयात थे, GIT बनी थी, वो आपको मालूम है, व्हाट्सएप पे क्या हुआ था, हीरे चुन के रखे गए थे। उसके बाद मैं ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन नून लीग और जनरल फैज साहब के दरमियान इतनी खलीज हायल थी, उस पर बात नहीं की जा सकती, बहुत दूरियां थी। मियां नवाज शरीफ बराह रास्त आपको मालूम है जब PDM बनी थी 20 सितंबर 2020 को, तो मियां नवाज शरीफ ने 2 बंदों के नाम लेके बात की थी, एक जनरल फैज हमीद साहब थे और एक जनरल बाजवा साहब थे, कि इनकी वजह से मुल्क का ये हाल हो रहा है। फिर वो स्टेज कैसे आ गई कि जनरल फैज हमीद साहब इनकी मिन्नतें कर रहे हो कि आप हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। वो बातें हो रही थी, लेकिन कहीं और हो रही थी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। दूसरी जो बात है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आर्मी चीफ बनना होता है। आर्मी चीफ बनने के लिए पॉलिटिशियन जो है, जो गवर्नमेंट है,
वो अपने ऑप्शन वे कर रही होती है। प्राइम मिनिस्टर जो भी हों वो देख रहे होते हैं किसको बनाना चाहिए। हज आसिफ ने कहा कि जी जनरल फैज साहब भी थे, जनरल बाजवा साहब भी थे, फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि चले किसी तीसरे को बना लेते हैं। ये इंटरनल मीटिंग्स हैं। इंटरनल मीटिंग में वो जो की कैरेक्टर्स होते हैं, मसलन वैसे तो पाकिस्तान की सहाफत भी अजीब है कि आर्मी चीफ और सदर ममलिकत की किसी ज़माने में या वज़ीर आज़म की मुलाकात होती थी जिसको ट्रॉयका कहा जाता था, लेकिन वो बाहर खबर आ जाती थी कि जी हमें मालूम हुआ है, ना सदर बताएगा, ना आर्मी चीफ बताएगा, ना वज़ीर आज़म बताएगा, तो खबर कैसे बाहर आ गई। इसलिए ये वाले जो हिंट्स हैं बस ठीक है, खबर की हद तक काफ़ी होते हैं, लेकिन सब्सटेंशियली इसमें जो अगर 3 प्लेयर बैठे हैं तो तीनों प्लेयर को किसी पोजीशन में नहीं है कि वो बाहर आकर बताएं, या जानने वाले किसी पोजीशन में नहीं है कि उनकी पोजीशन वालों को से पूछ सकें। अब ये पॉलिटिकल रेटरिक है, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। जनरल फैज साहब कस्टडी में है, तो जो दूसरी आपने बात की पीटीआई के साथ या उनका जो जत्था था उनके साथ वो मिल गए, तो देखें कॉन्टेक्स्ट तो रहे ना। और अभी भी जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, जो पीटीआई के अपने ऑफिस पे अटैक हुआ, उसमें जो उनका कंप्यूटर या उनके जो सॉफ्टवेयर या उनके मोबाइल लेके गए, तो वहां से कुछ उनको नंबर मिले, क्लूज मिले हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा वजह इसके कि मैं स्पेकुलेशन करूं बैठ के, या जो रूमर्स हैं उनको मैं एक इत्तला के तौर पर आपके सामने पेश करूं। लेट्स वेट, ये कानूनी अमल है, ये केस है, इसमें जो चार्जेस लगेंगे वो बिल्कुल सामने आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो लेटर स्टेज जब अपील की स्टेज होगी, यकीनन वो जब केस का फैसला आएगा तो उसमें सारे चार्जेस और सारी चीजें सामने आ जाए। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा जो सवाल है वो ये कि जनरल फैज़ के मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने आए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें आके कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वी आर डन विद दैट। फिर उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि हमें ऑफर कर रहे थे 6 वजारतें आप ले लें तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ के साथ उनकी अलग कोई गपशप थी। तो ये हर पार्टी के साथ मुख्तलिफ बयानात करने की और ये मुख्तलिफ किस्म के रोल्स प्ले करने की क्या वजह हो सकती है? काइंड ऑफ डबल गेम। डबल गेम, यस जी प्राज साहब। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मिला रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ। क्या पॉलिटिशियन नहीं कह रहे थे कि हम दोनों को मिल जाना चाहिए? बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों के अपने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहिए। अभी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हो रहा था लाहौर में, उसमें क्या ये ऑप्शन नहीं डिस्कस किया जा रहा था कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहिए? वो तो उसी दिन जो दूसरा दिन था सीईसी के इजलास का, खान साहब की बयान आ गई कि उन्होंने कह दिया कि हम तो ना नून लीग से हाथ मिलाएंगे ना पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। जैसे ये बयान आया, वहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि चूंकि अब वो हमसे हाथ नहीं मिलाना चाह रहे तो हमारे लिए फिर ऑप्शन है कि हम नून लीग के साथ जाएं। पॉलिटिक्स में ये ऑप्शन खुले रहते हैं। रात को ही सोशल मीडिया के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने वेटरन को, यानी जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, कोई इस्तकबालिया था, वहाँ भी यही बात आई है। तो हम जो फैक्ट को रूमर से या एक सेंटीमेंट से अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है। जनरल फैज साहब एक्टिव थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2016 के बाद नून लीग के अंदर ये फीलिंग है कि मियां नवाज शरीफ को हटाया जाना, वो JIT का चलना, अकामा पे, ये सारा नून लीग समझती है कि जनरल फैज साहब इसमें एक्टिव थे। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ ऑप्शन दे रहे थे या नून लीग के साथ दे रहे थे, यही तो पोस्ट रिटायरमेंट मल्टीपल जो वायलेशन हैं, यानी 2 साल का जो अर्सा होता है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, यही एग्जैक्टली मैं आपसे बात कर रहा था कि वायलेशन क्या है। जब वो स्पेसिफिक चार्ज फ्रेम के सामने आएगा, अब ये भी नहीं कि एक चार्ज है, जब मल्टीपल का वर्ड यूज कर दिया तो फिर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, क्या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, क्या वो 2 साल जो पाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, या फिर जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये जेल वाले 2 पकड़े गए कल,
क्या इनको उन्होंने रखा हुआ था, इनके जरिए वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग या जो वाइटल कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हो रही थी। खान साहब जेल में थे, उनके आर्टिकल दी इकोनॉमिस्ट में कैसे छप रहे थे, खान साहब जेल में थे, साइफर जो है उसका टेक्स्ट पूरा बाहर छप रहा था, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या यही सीक्वेंस जोड़ा गया है? ये तफसीलात तो फिर आएंगी तो पता चलेगा। अच्छा प्राचा साहब, ये बताइएगा कि आपने आर्मी चीफ का जिक्र किया, तो आर्मी चीफ की जो तकरीर है वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी कि क्या कुछ मामला तय हो सकते नहीं हो सकते। उसमें प्रिसाइसली उन्होंने जिक्र किया कि अगर डिजिटल दहशतगर्दी की बात की जाए उसके हवाले से बात की। लेकिन पहले अगर मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर मैं अपना सवाल आपसे करूँगा। शॉर्ट सुन लेते हैं प्लीज। पिछले चंद से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। तो इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। प्राच साहब ये सुन लिया, इसमें मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहूँगा। मतलब कुरान की आयत से भी उन्होंने रिलेट किया, और मैं सिर्फ ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि आर्मी चीफ मुझे डिटर्मिन लग रहे हैं। उन्होंने भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है और वो चाहते हैं कि ये लाइन ड्रॉ रहे, और दूसरी तरफ से भी एक लाइन ड्रॉ है। कुछ पिघलता वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए, डिटरमिन्ड हैं तो चीनें आगे बढ़ रही है, और वो आइन का हवाला भी दे रहे हैं, और यकीनन आइन का आर्टिकल 19 और 19A जो है वो बिल्कुल वाज़े हैं कि जहाँ आज़ादी इज़हार की प्रोविजन है, वहीं पर जिस कदगन की वो बात कर रहे हैं वो लिखा हुआ है आइन में, सर्टन रिस्ट्रिक्शन एज इम्पोज्ड बाय लॉ इन रेफरेंस टू दिस। डिजिटल दहशतगर्दी की जो बात बार बार आर्मी चीफ कर रहे हैं या प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं, बाहर के एजेंडे को पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए मुसल्लत करने की बात कर रहे हैं, उसका एक सानिया हम देख चुके हैं। और वो सानिया 9 मई को बर्पा हुआ कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ये जो वीडियोज आई के आए, ये ऑडियोज आई के आए, जी वहाँ चले जाएं, वहाँ अगर रास्ता बंद है तो उधर से आ जाएं, हम आपको पूछते हैं, हम कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर पहुंच चुके हैं, पहुंचे, ये क्या था। और जब 9 मई हुआ तो उसके बाद आर्मी चीफ, मुझे याद है, ये गए थे पेशावर और इन्होंने 4 चीजों की आइडेंटिफिकेशन की थी कि प्लानर, फाइनेंसर, उसके बाद एग्जीक्यूशनर, और जो ओवरऑल जो लोग हैं इसके पीछे अबैटर्स की बात जो की उन्होंने, तो 4 एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हैं न। जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी, उस पर मल्टीपल जब इल्जामात हैं उन पे, तो उनमें यकीनन ये देखें, उस प्रेस रिलीज में 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा टॉप सिटी का था, और टॉप सिटी में कहा गया था कि इनिशियल जो है वो इंक्वायरी या जो इन्वेस्टिगेशन का वर्ड भी नहीं था, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था ISPR की प्रेस रिलीज का, मैं समझता हूँ कि दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ऑपरेटिव पार्ट है जनरल फैज हमीद साहब के बारे में, और वो यही सेकंड पार्ट है। और उसी में कहा गया है कि मल्टीपल वायलेशन ऑफ द मिलिट्री एक्ट दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी इनिशियल इंक्वायरी जो आर्मी की तरफ से की गई उसमें वो मल्टीपल वायलेशन एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब उसको आगे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जो सिटिंग चलेगी, उसके बाद भी अपील का राइट है हायर कोर्ट में और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो क्या क्या चार्जेस लगेंगे, कि किन किन चार्जेस पे ट्राई किया जाएगा, अगर सजा मिलती है तो उसके खिलाफ जो अपील होगी उसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ये जो एलिमेंट है 10-12 साल से, मैं कहता हूँ 2011 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया कि बाकी सारी क़यादत को डिसमेंटल करने के लिए, डिस्ग्रेस करने के लिए, उसमें सिर्फ एक
पॉलिटिशियन थे जिनको सादिक और अमीन के टाइटल तक की राह हमवार की गई, इसमें स्ट्रक्चर तो था ना जो इन्वॉल्व। एग्जैक्टली अच्छा प्राज साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ एक और इशू के ऊपर आपसे बात की जाए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम बिजली की कीमत को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अगर बिजली की कीमत को वो कंट्रोल करेंगे तो आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें कंजप्शन वैसे ही कम हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें उन्होंने बताया कि एशिया की सबसे महंगी इकॉनमी है पाकिस्तान की, और ये दुरुस्ती की तरफ जाते हुए उनको नज़र नहीं आ रही। सो ये शहबाज शरीफ साहब यूनिट्स या बिजली या फिर महंगाई कंट्रोल कैसे करेंगे? देखें, अगर कंजम्पशन बिजली कम भी हो जाए, हमने तो चार्जेस कैपेसिटी बेसिस पे देने हैं कि आप बिजली ना इस्तेमाल करें, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी है जनरेट करने की, अगर मेरा 100 मेगावाट का एक प्लांट है, आप 1 मेगावाट भी ना लें तो मैं तो 100 मेगावाट कैपेसिटी क्लेम करूंगा, बिकॉज दिस इज रिटन इन द एग्रीमेंट। एग्जैक्टली असल तो जुल्म ये है कि अगर 2300 अरब रुपया अगर वो सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट यही है ना, वरना जितनी पाकिस्तान में बिजली बढ़ाई गई है, जितने टैरिफ बढ़ाया गया है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम खरीदते हैं, हमारे बिल आप भी भरते हैं, मैं भी भरता हूँ, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं सारे बिल पे करते हैं। अगर सिर्फ कंजम्पशन के अगेंस्ट हम पैसे दे रहे होते तो यूनिट प्राइस तो हमें 6-7 रुपए होती। खुद वापडा चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सईद गनी साहब मेरे अपने शो में कहे गए जो वापडा बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो तो 4 रुपए पर यूनिट, और हम तो इन सर्टन केसेस, इन सर्टन स्लैब्स हम 56 रुपए से भी ज्यादा पर यूनिट पे करते हैं। इसलिए ये मुश्किल है, सर्दियां हो या अगली गर्मियां हो, अनटिल के द इशू इज सॉल्व इन नेगोशिएशन विद IPP। जब तक कैपेसिटी पेमेंट वाला मसला हल नहीं होगा ये सर पे खड़ा रहेगा। दूसरी बात ये, अभी IMF से आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, अभी बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दी। अगर आप 2300, 1200, 500 अरब रुपया निकालते हैं, कहाँ से आप उधर शो करेंगे? मसलन बिजली का रेट कम करने का यही तरीका है ना कि आप कहीं से पैसे उठा के उस साइड पे डालें। वो जो पैसे आप निकालेंगे इकोनॉमी से, कहाँ से निकाल के उधर डालेंगे, और फिर IMF को आप क्या जवाब देंगे कि नहीं, ये जो हमने आपके साथ साइन किया है इसमें ये पैसा जो हमने निकाला है ये फला मत से आ रहा है, इनकम कहाँ से हो रही है? ये माशी टीम के लिए, फाइनेंशियल जो विजर्ड हैं इस गवर्नमेंट के, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बता ठीक हो गया। तो शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और आई थिंक सो कि आपको सूरत हाल कभी बेहतर होती नजर आ रही है, खासतौर पे तहरीक। देखिए, प्राइज साहब ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की। लेट्स सपोज अगर बिजली की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हमें रीनिगोशिएट करना होगा। जब तक उनको रीनिगोशिएट नहीं करेंगे, इस्लामी की डिमांड ज़्यादा आ गई। एग्जैक्टली, लेकिन वो तो वापस ही चले गए। लेकिन कैपेसिटी चार्जेस है ना, कैपेसिटी चार्जेस खत्म नहीं होते। अब लेट्स सपोज हमारी यूजेज है 28,000 की, और ये यूजेज हमारी सर्दियों में 18,000 पे चली जाती है, लेकिन वो जो 8-10 हज़ार हम ले रहे हैं बिजली IPP से, वो तो हमने उनको देने देने, चाहे यूज़ करें ना करें, जो उनकी कैपेसिटी है उनके मुताबिक हमको उनको सब कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, और फिर जल्दी से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है सुबह की सोच। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि आपकी जानी पहचानी शख्सियत है, और जिस तरह हमने एक सोशल स्टोरी ऐड की थी निम्रा, मायरा खान ने क्या कहा, उन्होंने एक पोस्ट की, लेकिन कुछ हदायतकार ऐसे हैं, कुछ इस इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं जिनकी रूट्स पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरी मिलती हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अल्लामा इकबाल के नवासे भी हैं, एक मशहूर व मारूफ हिदायतकार भी, और आप सब इनको जानते हैं, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब। यूसुफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले आपसे सवाल ये करूंगा कि कल का जो दिन गुजरा है 14 अगस्त 1947, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो मैं ये बताती हुई नजर आई कि आपका इंटरनेट स्लो है, इस तरह की चीजें, लेकिन आपके मुताबिक ये दिन क्या अहमियत रखता है? और फिर मुबारक भी हो, चलें कल ही गुजरा। वालेकुम सलाम जी।
देखें, मेरे लिए तो ये एक बहुत ही ज्यादा अहमियत का दिन है। कमिंग फ्रॉम फैमिली, मेरे नाना और मेरे दादा और मेरे वालिद भी, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल का तो खैर सब हम जानते हैं, हमारे कौमी शायर भी हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान का जो आइडिया था, जो पाकिस्तान की बात सबसे उन्होंने ये बात की पाकिस्तान की, और इलाहाबाद का जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने पहली दफा एक नक्शा भी था वो भी पाकिस्तान का पेश किया। लेकिन मेरे जो दादा थे वो जब 1940 का जब इजलास हुआ है, ये जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, मीनार पाकिस्तान अब जहाँ है, तो उसके जो पिंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि उस जलसे के तमाम जो इंतजामात थे वो उनके जिम्मे थे, वो पिंडाल कमेटी के चेयरमैन थे। और मेरे वालिद ने अपने हाथों से ये जो जलसागाह थी को सजाया था, और वो कालीन जो है जो उस स्टेज पे बिछा था वो भी मेरे पास मौजूद है, और मेरे यहाँ घर पे मेरे डाइनिंग रूम में वो कालीन लगा हुआ है। सो आप सोचें कि हमारे खानदान की तो बेसिकली एक बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन थी। मेरे जो जब 1906 में दूसरा इजलास हुआ कराची में मुस्लिम लीग का, तो उसमें मेरे जो दादा के भाई थे छोटे और उनके कजन, उन्होंने फैमिली को रिप्रेजेंट किया कराची में। और मुस्लिम लीग, आपको पता है कि मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग उस दिन बनी अपना 23 मार्च 1940 को, जब आपने पाकिस्तान की डिमांड की और लाहौर रेजोल्यूशन आपने पास किया। तो तब एक नस्पुलैन मिला कौम को, एक पार्टी को, और फिर जद्दोजहद करके तो तकरीबन 7 साल में आपने पाकिस्तान हासिल कर दिया। सो मेरी तो बहुत सी कहानियां, हमारी बेड टाइम स्टोरीज जो थी, क्योंकि सबकी थी, और जो मेरे घर की खवातीन थी वो भी इन्वॉल्व थी। अपना मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ मुख्तलिफ जो जलसे वगैरह थे वहां जाया करती थी। फिर यह है कि जब पहली दफा कायद आजम लाहौर तशरीफ लाए और यहाँ बरकत हॉल में उन्होंने पहली दफा पंजाब के मुसलमानों को एड्रेस किया, उस वक्त वो जो इन्विटेशन था वो भी मियां मीरुद्दीन साहब ने अपना फॉरवर्ड किया था। इसीलिए जब 1946 में पहला जब इलेक्शन हुआ है मेयरशिप का, तो कायद आजम ने टिकट जो थी उन्हीं को ही दी, मियां साहब को, और वो इलेक्शन जीते भी, और कांग्रेस के साथ वो मुकाबला था। तो एक लॉन्ग एसोसिएशन, कहानियां तो इतनी है कि जो हमने अपने बड़ों से सुनी हुई हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आगे से हम अपने बच्चों को भी हम ये बताते हैं और सुनाते हैं। जी अच्छा, यूसुफ साहब, देखिए 1947 से लेके आज 2024 में हम बैठे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि 1947 से अब तक जो हमारे आज़ादी के या मर्ज़ वजूद में आने के जो असल मकासद थे, पाकिस्तानी अवाम उनको हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुए? पाकिस्तान का जो नजरिया है शायद कम लोगों को इसका पता है, या पता नहीं हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है और किस किस्म का हमारा सिलेबस है। पाकिस्तान सिर्फ इस नजरिए पे कायम हुआ था, इट वॉज टू बी एन एग्जाम्पल, कि इस तरह का एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होता है। और उसका नजरिया बड़ा सिंपल था कि यहाँ जितने भी रहने वाले हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं, वो सब बराबर होंगे। उनका अब चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इट वॉज इक्वालिटी फॉर ऑल। दैट वॉज दी आइडियोलॉजी, और जिस बेसिस के ऊपर जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, अल्लामा इकबाल और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह, उनका नजरिया ये था पाकिस्तान बनाने का। अब आप खुद ही बता दें, मैं मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप कि क्या हम उस नजरिए पे चले? मेरा तो ख्याल है कभी भी नहीं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हमने वो नजरिया जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें दिया था, वो जो विजन उन्होंने दिया था, हम कभी उसके नजदीक तक अच्छा सब जो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन जो निम्रा का सवाल था कि मकासद हासिल हुए या नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि क्या वो मकासद हमारी जिंदगी में मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। हमारे आम शहरी जो हैं, हमारे जो अवाम हैं, उनमें है। हमारी अशराफिया में नहीं है, अशराफिया में बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है।
और यही सबसे बड़ा अलमिया है कि कौम जो है, कौम तो बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार है, वो अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं। अब वो पक्के और सच्चे पाकिस्तानी हैं, और जब भी कोई पाकिस्तान को खुशी मिलती है तो वो पाकिस्तानी जो है वो बहुत इस बात से, लेकिन उनका कसूर नहीं है। आपने उनको जाहिल रखा हुआ है, आपने उनको डिवाइड कर दिया हुआ है, आपने उनको बिल्कुल वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी हिंदुस्तान को रूल करने की, डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी फिर चलती रही। और आज आप देखें कि ये जो 5-4 जो सूबे हैं, इनको तो भाइयों की तरह आपस में होना चाहिए था। कायदे आजम बार बार ये कह गए कि तुम पंजाबी नहीं हो, तुम सिंधी नहीं हो, तुम बलोची नहीं हो, तुम पठान नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान की बात करो। सब तमाम सूबे हैं, उनके अपने राइट्स हैं, लेकिन आप देखिए कि अब तो हाल ये है कि सारे जो सूबे हैं उनका जो हर एक मुल्क जो एक नजरिए पे कायम हुआ है। कितने मुल्क हैं दुनिया में जो ममालिक हैं जो किसी नजरिए पे कायम हुए हैं? एक पाकिस्तान है और दूसरा इसराइल है। और अगर वो नजरिया जो है, अगर वो नजरिया जिसके तहत हम मार्का वजूद में आए, वो नजरिया हमारे नौजवानों तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? जो कौमें अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं तो उनका तो फिर अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। और हमने देख लिया कि 1970 में 71 में जो हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो ऐसा जो अब इस वक्त जो है वो इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाए। मैं अभी भी, मुझे बहुत फेथ है अपने लोगों के अंदर, खास तौर पे अपने नौजवानों के अंदर, बिकॉज पाकिस्तान जो था ये नौजवानों ने बनाया था, स्टूडेंट्स ने बनाया। अच्छा यूसुफ साहब, एक और बात ये भी ना कि जो आपने पाकिस्तान की तारीख और सकाफत के लिए काम किया, वो 14 अगस्त 1947 से कैसे रिलेट करता है? देखिए, मेरा तो आपको इल्मी है कि मेरा एक प्रोग्राम है जो मैं पाकिस्तान टेलीविजन के लिए करता हूँ पिछले काफी सालों से। 2009 से मैंने शुरू किया था विरसा हेरिटेज रिवाइड, और बहुत से कौमी नगमों की, कलाम इकबाल की वीडियोस मैंने तैयार की। उसमें कायदे आजम की वीडियोस थी, और मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर वीडियो जो पहले कभी नहीं बनी थी। तो मेरा वक्तन फवक्तन ये जो क्या कहते हैं तख्लीक मैं करता रहता हूँ, नगमों के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अपने सोशल मीडिया के ऊपर माशाल्लाह मेरे अपने जो YouTube का चैनल है उसके ऊपर कोई 11-12 लाख उसके फॉलोअर्स हैं। तो पाकिस्तान टेलीविजन के लिए तो बहुत सी चीजें बनाई और वो चलती भी रही, लेकिन उनको फिर याद दहानी के लिए हर साल मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनको फिर दोबारा उनको इंस्टॉल करता हूँ और लोग देखते हैं और खुश होते हैं। और ये एक मेरा अपना एक तरीका है। अभी न्यू, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो तो आप अपना मैसेज जो है, चाहे वो 10,000 को पहुंचे, 20,000 को पहुंचे, 10 लाख को पहुंचे, दैट इज। अच्छा यूसुफ साहब बताइएगा, ये जो दिन कल गुजरा है ये बड़ा अहमियत का हामिल है, और नौजवानों के लिए स्पेशली, क्योंकि नौजवानों का बड़ा किरदार था मुल्क की आज़ादी में, पाकिस्तान की आज़ादी में। लेकिन अब नौजवान किस तरह उस अहमियत को जानेंगे जो कुर्बानी हमने आज से 77 साल पहले दी थी? देखें, ये तो हुकूमत का काम है। आप जितना जज्बा दुनिया भर में आप देख लें, जो हुकूमतें हैं वो एक हमेशा एक जज्बा क्रिएट करती हैं, और वही उस नजरिए को जिंदा और कायम रखती हैं अपने नौजवानों में। ये उनका काम है, क्योंकि मीडिया और ये हर चीज जो है ये इनके कंट्रोल में है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी ने दी है। और जहां तक ताल्लुक है 14 अगस्त का, तो वो हमें वो हिस्ट्री रिक्रिएट करनी चाहिए। लोगों को, बच्चों को बताना चाहिए कि किन मुश्किलात में मुसलमान थे 1947 से पहले, क्या क्या वाकयात हुए, कितना जुल्म हुआ, पार्टीशन के वक्त जो जुल्म हुआ, जो इज्जतें लुटी, जो घर बर्बाद हुए, जो कत्ल और गारत हुए। तो ये इतनी मुश्किलों से, इतनी मुसीबतों से ये मुल्क हासिल किया गया। तो जब तक हम इस मुल्क को, वो है ना कि इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो ये
ये इस तरह के वाकयात हैं और ये दोहराने चाहिए। अब आप देखें कि एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम मीनार पाकिस्तान पे है। हाँ जी। इतना स्टेट ऑफ द आर्ट वो म्यूजियम है, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की उसके बाद कि वहाँ एक पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो उनमें वीडियोस हैं, उनमें स्पीचेस हैं कायदे आजम की, हर मुख्तलिफ चीजें हैं वहाँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बच्चे जाके देखें, हर चीज जो है वो अपना टच टोन पे है, स्क्रीन के ऊपर। फोन आप उठाएंगे तो आपको कायदे आजम की स्पीच सुनने को मिलेगी। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हर ये चाहिए कम से कम पंजाब की हुकूमत को कि यहाँ अब आज का कल का दिन है, या उसके अलावा भी बच्चे जो हैं स्कूलों का एक विजिट वहाँ होना लाजमी है। तो ये चीजें ही हैं जो हमारे अंदर क्या कहते हैं, हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं जी फलान एक तराना बना दिया और इतने लाख लोगों ने उसमें गाया, या तो हम ये नहीं कर सकते। यूसुफ साहब, जो मैंने पहले सवाल पूछा था उसी से मुतालिक दोबारा पूछूंगी कि जो आज़ादी के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान की सकाफती पहचान जो है उसको फरोग देने के लिए आपने बहुत काम किया, आपका इंतहाई अहम किरदार है जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन उसके दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिल्कुल मुझे कोई किसी मुश्किल का सामना नहीं हुआ, इसलिए कि जब आप कोई काम करते निकलते हैं जिसमें आपका अपना कोई जाती फायदा नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है बेशक। तो मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई और मेरे रास्ते जो थे वो आसान होते गए। आप सोचें कि मैं कभी जिंदगी में एक सियासतदान से लेकर अब तक मैंने सियासत छोड़ी, तो मैं आई नेवर रियलाइज कि आई एम आल्सो कंपोजर। तो ये अल्लाह ताला ने ये खिड़की खोल दी, और इतने मैंने नगमे, मैंने कौमी नगमे और दूसरी चीजें जो मैंने जो की उनको कंपोज किया, 2-4 चीजें शायद लिखी हुई हों, तो ये मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं पेश आई। अलबत्ता ये मैं कहूँगा कि जो मेरी ख्वाहिश थी, अगर आप मेरे YouTube चैनल के एनालिटिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि 14 साल से लेके 44 साल की उम्र तक जो लोग हैं वो 80% लोग हैं जो मेरे ये प्रोग्राम और मेरे ये नगमे सुनते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं खुशी की बात है कि नौजवानों तक जा रही है ये बात। और ये जो तमाम मेरा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक म्यूजिक प्रोग्राम नहीं है, इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक थॉट थी कि क्योंकि यहाँ इस्लाम जो है, यहाँ ना कोई मुल्ला लेके आया, ना कोई बादशाह लेके आया, ना कोई स्कॉलर लेके आया, यहाँ इस्लाम सिर्फ सूफिया लेके आया। सारे सब कॉन्टिनेंट में क्या कहते हैं अब इस्लाम सूफिया लेके आए, और आज तक वो कायम है। वो कहते हैं ना कि क्यों नहीं स्पेन के अंदर क्यों नहीं कोई मुसलमान बचा, इसलिए कि वहां जो था तो इस्लाम को सूफी नहीं लेके आए थे, वो वहां के जो आए थे क्या कहते हैं अरब्स, वो लेके आए थे। जब वो उनकी हुकूमत खत्म हुई तो वहां तो बिल्कुल ही उसका नामो निशान। हाँ, आप देखिए चीन में चले जाएं आप, अभी तक काशगर में यूसुफ उनका नाम था जिन्होंने वहां इस्लाम फैलाया, आज तक लोग उनको याद रखते हैं उनके। तो ये सूफिया का जो इस्लाम था वो सही इस्लाम था। उन्होंने ये नहीं था, मैं इसमें सिर्फ बिल्कुल क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। एक है खानकाही निज़ाम जहां आप वो मुरीदैन और ये सारा जो सिलसिला है वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। शायद वो तो उसके बारे में तो इकबाल भी ये कहते हैं कि ये जो तेरी ये मामले है नाजुक जो तेरी रजा है तू कर, कि मुझे तो खुश ना आया ये निजाम खानकाही, वो एक और चीज है। लेकिन वो जो सूफिया थे, अब वो जो आए उस वक्त क्या कहते हैं, जिस तरह हजरत आता गंजबख्श बेरी आए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आए, आदा मुइनुद्दीन चिश्ती आए, और बहुत से सारे सब कॉन्टिनेंट में जो आए, उनका इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम था। उनका पैगाम तो जो रिलीजियस दूसरे मज़ाहिब थे उनको रिस्पेक्ट देने का मैसेज था। इसीलिए लोग उनकी वजह से, जो क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे इस्लाम के, तो लोग राग़िब हुए, लोग इस तरफ इस्लाम की तरफ आए। जबरदस्ती किसी तलवार के खौफ से, या जहां लोग मुसलमान नहीं हुए। तो सूफिया ने भी म्यूजिक को इस्तेमाल किया है। कवाली क्या थी? कवाली एक ऐसा एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक था जो सेंट्रल एशिया से आया। सेंट्रल एशिया में जो जिक्र का सिलसिला था उसी को आगे बढ़ाया गया, और
उस सिलसिले को, और आज तक आप देखें वो चीज जिंदा है। और ये मैंने यही सोचा कि जो म्यूजिक जो है वो उसके थ्रू अगर हम मैसेज देंगे, मतलब हम अपने सूफिया का कलाम या इकबाल का कलाम या हमारे नात होती हैं या और चीजें हमद होते हैं, तो जब उनको म्यूजिकली सारी दुनिया में मुसलमान करते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी पाबंदी है या कुछ करते हैं, लेकिन वहां तो पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ नात वगैरह पड़ी जाती है। तो ये एक मेरे जहन में ये था कि इसको मैं, क्योंकि म्यूजिक से आप जो चीज करती है तो आपके दिल में उतरती है, आपके दिल में बैठती है, आपको उसका आप जज्बा आपका उसमें आपके अंदर पैदा होता है। उनके अल्फाज स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, म्यूजिक पावरफुल होती है, तो उससे आपका जो है वो उजागर होता है। यूसुफ साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, और सवाल ये है कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि मुल्क की खुदादाद को छोड़ के रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। एक मायूसी का आलम है नौजवान नस्ल में, तो मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते उनके लिए एक पैगाम दे जाएं। उनको मैं यही कहूंगा कि मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब एक मारूफ ड्रामा निगार, हिदायतकार और उसके साथ साथ तारीखदान भी हैं, जो कि आज हमारे साथ मौजूद थे। और आप इनको, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इनको, बिल्कुल देख रहे, सुन रहे हैं। अभी देखें, ही टॉक्स सो मच सेंस। और जो आखिरी सिर्फ उन्होंने मैसेज दिया हमारे नौजवानों के लिए, अगर वो समझ जाएं तो आई थिंक सो कि हमारे मुल्की मसाइल बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी नौजवानान की है। एनी हाउ, ये इस सेगमेंट से इतना ही। अभी ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी मुलाकात इंतहाई अहम शख्सियत से करवाएंगे, इसलिए आपने देखते रहना है सबकी सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सबकी सोच। अच्छा, अभी हम आपको नंबर्स देने लगे, आप इन नंबर्स पे कॉल करके आपके जोड़ों से मुताल्लिक या कोई इस तरह के मसाइल हैं तो ज़रूर वो कॉल करके पूछिए। नंबर है जी 05126249946, और दूसरा नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो है 05189010008, 05126249946, 05189010008। इन नंबर्स पे कॉल करें। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं जी एक माहिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जाहिद हुसैन मलिक, जिनका शुमार इस फील्ड के मुमताज मौलिकीन में होता है। वो हमारे साथ हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों पर बात करेंगे। और आज हम फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये बीमारियां पैदा होती हैं, उनके अलामात क्या हैं, उनका इलाज क्या है, ये बचाव क्या है। तो फिर आप कॉल करें प्लीज और अपने सवालात पूछ सकते हैं आप डॉक्टर साहब से बराह रास्त। डॉक्टर जाहिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि ये जो हड्डियों की बीमारियां हैं, पट्ठों की बीमारियां हैं, ये पैदा क्यों होती हैं, इसकी रीजंस क्या होती हैं। पहले उन रीजंस की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद उसके क्योर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 15 अगस्त है, अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी मुबारक। सेकेंडली मैं आपको और आपकी टीम को सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान ओलंपिक में उन्होंने एक गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू किया हुआ है। अब हम बात करते हैं जोड़ों के मुतालिक। तो हड्डियों और जोड़ों का ऑर्थोपेडिक की जो फील्ड है उसमें एक तो ये है कि फ्रैक्चर्स होते हैं, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक ट्रॉमा है, उसमें हड्डी टूट जाती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इलेक्टिवली हम कहते हैं इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक्स, इसमें जॉइंट पेन्स हैं, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उम्र के हिसाब से डिफरेंट बीमारियां हैं। बच्चों में खास तौर पर अगर उनकी वो नशोनुमा सही नहीं हुई हुई हड्डियाँ उसमें टेढ़ी हैं और रिकेट्स वगैरह है उसमें, तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पे हमने देखा है कि अब जो यंग में जो घुटनों की बीमारी आ रही है, जोड़ों की बीमारी आ रही है, उसमें हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारी जो न्यूट्रिशन है, हमारी जो खुराक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस पर हम ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, वाइट ब्रेड्स हैं और ये एक्सरसाइज का ना होना, ये सब चीज़ें आपको जोड़ों को जाम कर देती हैं और उसमें जो है आप जो है ना वो जल्दी जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं। अच्छा,
और ये बीमारियां अच्छा बहुत आम होती जा रही हैं नौजवान में, यही सारी वजूहत हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इस तरफ जाके कि भाई हम लोग इतने सारे मसाइल का शिकार इतनी अर्ली एज पे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लाइफ स्टाइल है उसमें, और डाइट्स का बड़ा रोल है, जो हम खा रहे हैं खुराक वगैरह, और हमारा जो रूटीन है, आपकी जो डेली रूटीन है, अगर हम रात को लेट तक काम करते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उसको यूज़ नहीं करते उस टाइम को, एक्सरसाइजेज को, अपने जॉइंट्स को प्रॉपर यूज़ नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे जो डिफरेंट जॉइंट्स, अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बात करूँ तो अपर लिम्ब में हमारे पास 3 जॉइंट है, शोल्डर, एल्बो और ये रिस्ट, और लोअर लिम्ब में हम हिप, नी और एंकल जॉइंट्स हैं। तो इनकी रेंज ऑफ मोशन हमारी बहुत ज़्यादा है। अगर हम शोल्डर की बात करें तो हम ये 90 तक और ये 180 तक इसकी रेंज ऑफ मोशन जाती है, लेकिन हम रूटीन में हम यूज़ नहीं करते। अगर हम राइट देखें तो बिल्कुल ही नहीं पता आपको। अगर हम रूटीन के हम काम करते हैं तो राइट हम सिर्फ फीडिंग करते हैं, या हम ग्रूमिंग के लिए या हाइजीनिक के लिए करते हैं, तो इतनी रेंज ऑफ मोशन हमें यूज नहीं होती हो जाता है जब आप बिल्कुल बाजू का लो ड्राइवर ऊपर रखें ना। और अगर आप सिर्फ रूटीन का काम करते हैं, ऑफिस में आते हैं 10-12 घंटे बैठते हैं और रूटीन का काम करने के बाद चले जाते हैं, तो 180 की रेंज ऑफ मोशन तो आपने कभी यूज ही नहीं की। अब जब यूज नहीं करेंगे तो वो जो मुर्गियों के पर थे वो कभी उड़ती थी, अब नहीं उड़ रही, तो वो कंधा जाम होना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या होता है कि 90-80 तक जाती है और कभी आपको ओवर हेड एलिवेशन करना पड़ जाता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब जोड़ हमारा जाम हो गया है। तो इस बात की ज़रूरत है कि आप उसकी रेंज ऑफ मोशन हर जोड़ की जो कम से कम एक डेली आप 30 मिनट्स निकाल के उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन लेके तो जाए। बेशक आप बड़ी एक्सरसाइज ना करें, लेकिन उतना आप लेके जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उनको तो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया ना। हम सुबह 8 बजे ऑफिस निकलते हैं, 4 बजे वापस चले जाते हैं, जिसने 4 बजे निकलना है 12 बजे वापस चला जाता है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो आप अगर एग्जैक्टली आप अगर छोटी सी एक्सरसाइज भी कर लें, मतलब रनिंग कर लें, तो आपकी सारी चीजें मेरे ख्याल है कि रूटीन में आ जाती हैं। जी बिल्कुल, बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग है, साइकिलिंग है और रनिंग है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आपकी जो 650 मसल्स हैं और जितनी भी बोन्स उनके साथ लगे हुए लिगामेंट्स हैं, उन सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है आप जितनी लाइफस्टाइल आपकी फास्ट लाइफ है या आप लोगों की, तो हमें ऑफिस के अंदर ही एक छोटी जगह डेवलप करनी चाहिए जहाँ पे एक रूटीन की आपकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज इस तरह की चीजें चलती जा सके। अच्छा, वैसे ऑफिस को भी ये चीज मेरे ख्याल में, जैसे आपने बात की, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। एटलीस्ट 20 से 25 मिनट का सेशन जो भी वर्कर्स हैं उनका जरूर वहां पे होना चाहिए एक्सरसाइजेज रिलेटेड। दुनिया में तो है, दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी कुछ इदारे में ऐसे देखे, कुछ इदारे ऐसे देखे, इवन मीडिया हाउसेज में भी इस तरह की चीजें हैं कि उन्होंने जिम्स बनाई हैं और वो वर्कर्स को खुली फिजा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज सुबह की सोच इसी साथ के साथ है कि जैसे आपकी कुछ इदारों के अंदर आपके जो डे केयर्स होते हैं बच्चों के लिए मैंडेटरी हो गए हैं, डिसेबिलिटी की एक्सेस जो होती है वहाँ मैंडेटरी है। तो मेरे ख्याल में आप इन हाउसेज के अंदर आपका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हवाले से जो छोटी सी एक्सरसाइज, एक छोटा सा कॉर्नर जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक कॉलर है हमारे पास, अली खान तलगंग से। अली अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरे ये जो दोनों टांगे हैं ना जी, ये कोहनी की हड्डी की पास से ऐसे ब्लॉकिंग सी होती है, और उसके बाद तकरीबन 100 मीटर चलने के बाद फिर टांगे खून होना शुरू हो जाती हैं। 2-3 मिनट बैठने के बाद फिर वो बहाल हो जाता है, फिर इतना ही चल सकता हूँ। ठीक। अली खान साहब, उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 85 है। अच्छा, कोई चोट वगैरह लगी है आपको पहले? कभी कमर में मसला रहा हो? नहीं, कुछ भी नहीं, कमर का कुछ मसला नहीं है। अच्छा, और दोनों टांगे सुन्न होती हैं? टांगे सुन्न होना शुरू हो जाती हैं घुटने से नीचे या ऊपर? बैठने के बाद फिर वो कोई करंट बन जाती है, फिर इतना और चल लेता हूँ। जी अच्छा, अली साहब, ये 85 ईयर्स की उम्र में अगर दोनों टांगे सुन्न हो रही हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ मसला स्पाइन का है। मोरों के अंदर से स्पेस कम हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे जो नर्व्स आ रही होती हैं वो इम्पिंज हो जाती हैं या वो पिस जाती हैं। अगर हम MRI वगैरह करवाएं तो उसमें लगता है कि डिस्क बल्ज की एक रिपोर्ट आती है कि डिस्क बल्ज हुआ हुआ है या कोई नर्व इम्पिंजमेंट हुई हुई है। तो आपकी जो अलामात हैं उस तरफ जा रही है। मजीद आपका मुआयना करना जरूरी है कि ये टेस्ट होता है SLR, आप सीधा लेट के आप टांग ऊपर उठाते हैं, अब उसमें देखते हैं कि ये जोड़ का मसला आ रहा है, सिर्फ टांग का है या पीछे से स्पाइन का आ रहा है। क्या नाम है टेस्ट का? SLR का, वो मुआयने के ऊपर हम मुआयना करवाएंगे हम। हाँ जी, कुछ हम मुआयना करेंगे स्टेट लेवल टेस्ट के ऊपर और कुछ इन्वेस्टिगेशन, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन बनती है वो MRI कराएंगे। अली खान साहब, इसी के साथ हमारे साथ जी फरजाना रावलपिंडी से मौजूद हैं। फरजाना, आप पूछिएगा, क्या सवाल है डॉक्टर साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, मेरे ना कमर में जब लेटती हूँ, जब बैठती हूँ, तो चलती हूँ, तो थोड़ा सा ना शुरू में ना दर्द महसूस होता है। तो लेटती हूँ तो करवट नहीं ली जाती, और एक्सरे वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा इसमें ना गैप है। इसके बारे में पूछना था। ये भी कमर का मसला है, कमर के जो आमतौर पे। आप थोड़ा सा बता, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र है 60 के करीब। 60 के करीब। ओल्ड एज की बीमारी है, इसमें डीजेनेरेटिव जॉइंट डिजीज घुटनों में भी है, घुटनों में भी है।
जी बिल्कुल। तो हाँ, इस उम्र में अगेन जो जोड़ हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर जो है या जो कमर के अलावा जो जॉइंट है उनमें जब जोड़ घिसना शुरू हो जाए उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा। और अगर यही मसला अगर स्पाइन में चल रहा हो तो स्पाइनलोसिस कहते हैं इसको। तो इनका मेन मसला वही चल रहा है कि इसमें कमर के जो जोड़ हैं वो घिसना शुरू हो गए। और इनके लिए भी यही है कि आप शुरू में अगर वो एक्सरे में नजर आ गया कि उसमें गैप है तो आमतौर पर फिर नेक्स्ट अगर वो उसकी 6 महीने से ऊपर की हिस्ट्री अगर है और वो टांगे सुन हो रही हैं उसकी, और तो फिर उसका एमआरआई बनता है। एमआरआई के ऊपर वो 4 स्टेजेस होती हैं, उसके ऊपर उस पर फाइनल फैसला होता है कि इसका जो इलाज ऑपरेशन है या वो दवाइयाँ हैं। मोस्टली आप फिलहाल अब ये कर सकते हैं कि आपने वजन नहीं उठाना, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, सख्त जगह पे सोना, एक बेल्ट है कमर का वो इस्तेमाल करना है चलते वक्त स्पेशली। उस बेल्ट का क्या नाम है? वो जी स्पाइनल कोर्ड सेट कहते हैं। स्पाइनल कोर्ड सेट जो है वो आप इस्तेमाल करें फरजाना साहिबा। चलिए जी, आई होप सो कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नंबर आपको इस वक्त हमारे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त हमारे साथ एहतशाम मौजूद है इस्लामाबाद से। एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल बताइएगा। वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जो फीट है ना, पाँव, ये सूज जाते हैं और मेरे से चला नहीं जाता घर से। जी, उम्र कितनी है एहतशाम? सर मेरी उम्र है 50 ईयर। 58। एक पाँव सूजता है, 2 पाँव सूजते हैं? दोनों पाँव सूजे हुए हैं सर। मैंने काफी टेस्ट भी करवाए हैं लेकिन कोई पता नहीं आ रहा, रीजन नहीं मिली। और कितने अरसे से है ये सर ऑलमोस्ट मंथ हो गया। बीपी का पेशेंट हूँ मैं, बीपी की गोली खा रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात ऐड करूं, इनका भी मसला यही है कि या पाँव अगर वो सूज रहे हैं या जोड़ों में दर्द है तो क्या ये एक सिस्टेमिक डिजीज का एक पार्ट है, जैसे शुगर हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया? अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कंट्रोल में नहीं होती तो आपके जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में और पट्टों में दर्द होता है, या फिर ये एक पाँव का मसला अपना है, यानी कि आइसोलेटेड प्रॉब्लम है या ये पार्ट ऑफ सम सिस्टेमिक डिजीज है? इनका जिन्होंने खुद ही बता दिया कि शुगर अनकंट्रोल हो रही है शुगर आपकी, वो चले गए डॉक्टर साहब। अच्छा, शुगर की वजह से अगर पाँव में अगर वो दर्द हो रहा है तो ये अलार्मिंग साइन है, आपको फुट केयर बहुत ज्यादा करनी चाहिए। इवन इसके बारे में कहते हैं कि फुट केयर इज मोर देन योर फेस। अगर आप अपने चेहरे की केयर करते हो उससे ज्यादा फुट की केयर करनी होगी। इसके लिए आप अपने जो इसको डायबिटिक फुट कहते हैं, आपको डायबिटिक फुट डेवलप होने के लिए है कि अगर स्वेलिंग हो रही है इसमें आप फौरी तौर पर एक्सरे करवाएंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, अपने जो डायबिटिक्स डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप कंसल्ट करेंगे। HbA1c का आपने टेस्ट करवाना है, 3 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और आपने फुट के लिए कुछ नर्व स्टडीज करवानी है, EMGs, SCN, NCS वगैरह, इसके ऊपर आपने सारी चीजें करनी है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, नूर अहमद टंडू मोहम्मद खान से। आपको खुशामदीद कहते हैं, पूछिएगा क्या सवाल है आपसे, आपके डॉक्टर साहब से। सर मेरा सवाल है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत टाइम से ये दर्द है और कमर में भी बहुत दर्द है। मेरा जो कंधा है वो एक जगह पे जैसे फिक्स हो गया है, इधर उधर बहुत कम होता है। नीचे भी इतना नहीं देख सकता हूँ, ऊपर भी इतना नहीं देख सकता हूँ। ठीक, ये मसला मेरे साथ है। ठीक हो गया। थोड़ा बहुत जोड़ों में भी है दर्द, वो कम है, मगर ये रीढ़ की हड्डी वाला बहुत मसला है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है नूर साहब? मेरी तकरीबन 60 से ऊपर 61-62 है। 60 ईयर से ऊपर मल्टीपल ज्वाइंट पेन है, स्पेशली इसमें कंधे का मसला आ रहा है, ऊपर देख नहीं सकते, तो स्पेंडालोसिस कहीं चल रहा है उनकी मोहरों के अंदर, गर्दन में उसकी वजह ये हो सकती है कि इनका जो लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग आपका जो प्रोफेशन होगा वो ड्राइवर्स होंगे, या आज का जो मामला आ रहा है वो एक नेक टेक सिंड्रोम है कि आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें झुक के देख रहे होते हैं तो आपके जो जोड़ है, आपके जो सर्वाइकल स्पाइन है, इसमें पेन आ जाता है। इनके लिए तो यही है कि आप इनका वर्कअप कराएं, और इसमें भी MRI इनकी बहुत जरूरी है। लकीली हमारे पास स्पाइन के पेशेंट ज्यादा है, इनमें स्पाइन में अगर ये लॉन्ग टर्म का मसला आ रहा हो, नर्व साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है, MRI की जरूरत पड़ेगी इनको। ठीक हो गया, नूर साहब को भी MRI कराना पड़ेगा फिर उसके बाद। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे पास, वहीद इस्लामाबाद से। वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अपनी उम्र के साथ अपना सवाल बताइएगा। वहीद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद सेंटर गवर्नमेंट मुझे ना L4-L5 डिस्क बाल्टी बन गया था तकरीबन 12-13 साल पहले। इजिप्ट वहाँ पे वजन उठा लिया होगा मैंने, तो MRI करवाया मैंने यहाँ इस्लामाबाद आके, तो माइल्ड था। फिर मैंने कायरोप्रैक्टर से 5 सेशन करवाए हैं इसके,
उसके बाद फिर दोबारा MRI करवाया तो पंज ठीक हो गया मेरा, लेकिन ये दर्द नहीं जा रही कमर की। और मैं वॉक डेली करता था F9 पार्क में 15 किलोमीटर डेली, और ब्रिस्क वॉक होती थी। और लेकिन अब भी करता हूँ वॉक में तकरीबन 5-6 किलोमीटर, लेकिन स्लो करता हूँ। वॉक करता रहता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। और मैं, लेकिन ये मसल ही है, सब यही कहते हैं कि मसल है। और एक्सरे भी मैंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया यहाँ पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वो ये कहते हैं कि इसमें स्पेस कम होती जा रही है जरा। मेरी एज 72 है। ठीक जी डॉक्टर साहब, ये 72 ईयर एज के ऊपर हमारे डायग्नोज केस है, डिस्क बल्ज आया हुआ है। तो आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डिपेंड अपॉन उनकी रिपोर्ट में कितना डिस्क बल्ज है। उसमें 4 स्टेजेस में से सेकंड स्टेज है, थर्ड है, तो ऑपरेटिव की तरफ जा रहा है काम, आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है। याद रखें कि ये फिजियोथेरापी है, ये क्रायो प्रैक्टिस है। ये क्रायो प्रैक्टिस अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे इसमें इसकी तरफ से कोई वैलिड नहीं है इलाज। अच्छा, पाकिस्तान में जो डॉक्टरी के ऊपर जो लाइसेंसेस मिलते हैं उसमें एलोपैथिक के लाइसेंसेस हैं, उसमें होम्योपैथिक के, और उसमें हिकमत का लाइसेंस है। ये 3 लाइसेंस आपको वैलिड पाकिस्तान में चल रहा है। क्रायो प्रैक्टिस की रजिस्टर्ड वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस तरह कर रहे होंगे। लेकिन इस सूरत हाल में आपको इन चीज़ों की बजाय आपको किसी न्यूरो सर्जन से रब्ता करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन से, और अपनी ऑपरेटिव इंडिकेशंस के ऊपर आपको जाना चाहिए। इसके बगैर आपका मसला बढ़ जाएगा। असमत हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। जी असमत, पूछिएगा, क्या सवाल पूछेंगे, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपकी उम्र क्या है? जी, मेरे पर्सनल मसला नहीं है, मेरी बेटी है, उसकी उम्र 10 साल है। अच्छा। उसे ना पैदाइशी हड्डियों का मसला है, ऑस्टियोजेनिक जिसे बोलते हैं, वही है। तो वो ना उसकी एक टांग टेढ़ी है, जिसकी वजह से ना वो चल नहीं सकती। तो मैं उसको ऑपरेट कराना चाहती हूँ। बहुत डॉक्टर कहते हैं करवा ले, भी टांग सीधी हो जाएगी, लेकिन बाद डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये हो सकता है कि बाद में 100% ठीक ना हो। तो मैं इसके लिए मशवरा लेना चाहती हूँ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, बच्चों में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हड्डी के अंदर एक गोदा होता है, एक नमकियात होती है जी, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं या कार्टिलेज को कोलेजन कहते हैं। कोलेजन की कमी पैदाइश में मसला होता है, कोलेजन का बिल्ट इन मसला होता है। जब वो यूट्रस के अंदर बच्चा बन रहा होता है उसमें एरर आ जाता है। इस सूरत हाल को हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी डायग्नोसिस है। अगर ये मसला बूढ़ों में आ जाता है तो फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसको, कि बुरबरापन हो गया, बूढ़ों में हो गया। नमकियात की कमी को रिकेट्स कहते हैं बचपन में, और बूढ़ों और जो ओल्ड एज में कहते हैं वो ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इस केस में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का केस है। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें दांत भी बन नहीं रहे होते, आंखों में भी मसला होता है, और हड्डियां भी टेढ़ी हो जाती हैं। इसका जो इलाज है, इसमें बिस्फॉस्फोनेट की थेरेपी देते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। और अगर वो एरर आ गया, उसमें लिम्बा डिस्क्रिपेंसी है, टांग छोटी है, तो फिर ऑपरेटिव करना पड़ेगा। जहां तक ऑपरेशन की उम्र का सवाल है, तो ये स्केलेटल की मैच्योरिटी के बाद बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो नुक्स आ रहा है हड्डी के अंदर, वो हड्डियां जो लंबी होती हैं वो बढ़ती हैं एंड्स के ऊपर, फाइसिस होते हैं। अगर ये फाइसिस से नीचे है तो आप ऑपरेट हो सकता है, अगर ये फाइसिस से ऊपर है तो वो फिर आपको वेट करना पड़ता है। उसमें ये आपका केस को देखना पड़ेगा कि आपका क्या है, लेकिन ऑपरेटिव इंडिकेशन की है, ऑपरेशन इनका होना चाहिए, ऑपरेशन इनको करवा लेना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, गुलाम मुस्तफा साहब डीजी खान से। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम, अपनी उम्र के साथ सवाल बताइएगा, और वॉल्यूम भी बंद कर लीजिएगा प्लीज टीवी का। आप हमें फोन पे सुनिए, टीवी पे नहीं। अच्छा सर, मैं टीवी में तो देख रहा हूँ, टीवी दूर है, वॉल्यूम बंद करिए जरा, टीवी का वॉल्यूम बंद। जी बताइए, सवाल पूछिएगा। डॉक्टर से मेरा ये सवाल है सर, मेरे घुटनों में काफी शुगर की वजह से। जी ठीक हो गया। जी गुलाम साहब बताएं, सवाल मुकम्मल करें प्लीज। सवाल ठीक है, वही सवाल है, घुटनों में दर्द। ठीक है गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुगर की वजह से घुटने में दर्द नहीं होता, ये अलग से एक बीमारी होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो पहले चीज तो ये कि शुगर कंट्रोल करें, और एक्सरे की 4 स्टेजेस होती हैं। जो घुटने का जोड़ है, बिल्कुल दरवाजे का जो कब्जा होता है, हिंज जॉइंट होता है, इस तरह से होता है। शुरू की स्टेजेस में ये इसमें जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, बाद में इसमें कुछ साउंड्स आती हैं, आवाजें आती हैं, और बाद में ये बिल्कुल जो है ना वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो आपकी सरफेस है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। शुरू में आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, दरमियान आप इंजेक्शन लगाते हैं, डिफरेंट ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं स्टेरॉइड के, और आखिरी इलाज इसका ये होता है कि आप इसको जोड़ को तब्दील करते हैं, मसनूई जोड़। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने हमें कॉल किए, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 70 साल है, एक सिर्फ वो छोटी का मसला आया था। तो मतलब इसको ओवरकम किस तरह किया जा सकता है कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनको, किसी को पट्टे का मसला है, किसी को कमर का मसला है? असल में आमतौर पर जब जोड़ खराब होना शुरू होते हैं तो हमें उसमें आइडिया नहीं होता। हम अपनी रूटीन के लाइफ में, अभी हम जब बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की, हम सारी उम्र गुजार देते हैं, और इसकी जो सज़ा मिलती है किस्म की, वो हमें ओल्ड एज में मिलती है। तो हर ओल्ड एज में जोड़ ख़राब नहीं होते। अगर हम उनको बचाना चाहें तो अर्ली एजेस के ऊपर हमें
चीज़ें होनी। जब हम बात कर रहे थे कुछ हम प्रोग्राम्स की, एक्सरसाइजेज की, तो हमें प्रोफिलैक्टिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए। इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, मीडिया की तरफ से भी है कि वो अपने इन जोड़ों को बचा लें। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग अगर चाहें तो घुटने के जोड़ बचा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा 7 साल के ऊपर में ये जोड़ ख़राब होगा। कुछ मैं ज़रा बता भी देता हूँ, आपके अवेयरनेस के लिए भी है। अगर हम जोड़ बात करें घुटने के, जिसके ऊपर जो पट्टे लगे हुए हैं उनको हम क्वाड्स कहते हैं। 4 मसल्स होते हैं, उनमें से एक मसल का नाम है वेस्टिस मीडियालिस, उसके एक ओब्लिक फाइबर्स हैं। अगर हम इसकी एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेज करें, ठीक हो गया, एक्सरसाइज करेंगे सर। कॉलर है हमारे साथ मुनव्वर शाहीन, आई गेस इनका नाम है, बहावल नगर से। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से अपना सवाल बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, जल्दी से सवाल बताइएगा। वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, तो कंसल्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी वालदा है, 70+ उनकी एज है जी, तो उनके घुटनों में खला आ चुका है और टखनों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि घुटने क्या चेंज करवा लेने चाहिए या कोई मेडिसिन जारी रखनी चाहिए? ठीक हो गया सर, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद नुमान साहब के भी सवाल ले लेते हैं, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। जी नुमान, पूछिएगा। नुमान, आपको आवाज आ रही है? जी चलें जी, नुमान ड्रॉप साथ नहीं है, चलें। ये 70 ईयर में अगर घुटने खराब है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक लास्ट स्टेज है उनकी, स्टेज 4 है जी। तो इसमें ऑपरेटिव इंडिकेशन है कि उसको जॉइंट रिप्लेस करा लेने चाहिए। लेकिन मैं इनके पेशेंट्स के बारे में डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि उनमें अगर बाकी प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसमें अगर कार्डिक इश्यूज हैं, एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको अनफिटनेस है, तो इस बारे में जो उनके कंसर्न डॉक्टर है वो नहीं बताएंगे कि इसका ऑपरेशन बनता है। लेकिन इस उम्र के ऊपर आप लास्ट स्टेज होती है, उसका और कोई इलाज होता है, उसका और कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है इसके लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर साहब की भी, आई होप सो कि आपको आपके सवालात के जवाब मिले होंगे। ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सब ने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।